नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 31। शहर की सुबह उस दिन असामान्य रूप से चुप थी, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। बाहरी इलाके की कच्ची सड़क पर पुलिस की गाड़ियां कतार में खड़ी थी, लाल नीली बत्तियां बिना आवाज के घूम रही थी। दूर दूर तक फैले खेतों के बीच एक पुराना अधूरा निर्माण पड़ा था। कंक्रीट के खंभे, जंग लगी सरिये की छड़ें और मिट्टी में धंसी एक ऐसी सच्चाई जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। तीसरी लाश मिल चुकी थी। आशा जब गाड़ी से उतरी तो उसकी आंखों ने सबसे पहले आसपास के माहौल को पढ़ा। ये जगह यूं ही नहीं चुनी गई थी। यहाँ न कोई कैमरा था, न नियमित आवाजाही। खुला आसमान, लेकिन मदद से बहुत दूर। कातिल जानता था कि वह क्या कर रहा है। ऋत्विक उसके ठीक पीछे था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि ये दृश्य उसे पसंद नहीं आने वाला। इस बार उसने जगह भी बदली है, ऋत्विक ने धीमे स्वर में कहा। आशा ने सिर हिलाया, और इरादा भी। पीली टेप के भीतर कदम रखते ही बदबू ने उनका स्वागत किया, लोहे, मिट्टी और खून की मिली-जुली गंध। शव जमीन पर नहीं था। उसे जानबूझकर आधी बनी दीवार के सहारे खड़ा किया गया था, जैसे कोई प्रदर्शनी हो। हाथ पीछे बंधे हुए, सिर हल्का सा एक और झुका हुआ। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ, जब आशा की नजर शरीर पर गई। ये हत्या अलग थी। पहली दो हत्याओं में सफाई थी, क्लीन कट, न्यूनतम संघर्ष, नियंत्रित तरीका। यहाँ नियंत्रण था, लेकिन साथ में क्रूरता भी। शरीर पर कई सतही कट थे, जानलेवा नहीं, लेकिन दर्दनाक, जैसे कातिल ने मौत से पहले समय लिया हो। सीने पर उकेरे गए निशान सिर्फ घाव नहीं थे, वे पैटर्न थे। कोई बेतरतीब हिंसा नहीं, बल्कि सोच समझकर बनाई गई रेखाएं। आशा घुटनों के बल बैठी। उसके चेहरे पर पेशेवर स्थिरता थी, लेकिन भीतर कुछ हिल गया था। उसने इसे जानबूझकर जीवित रखा, उसने कहा। काफी देर तक ऋत्विक की मुट्ठियां कस गईं। क्यों? आशा ने शरीर की गर्दन की ओर इशारा किया। यहाँ देखो, मौत का कारण अंत में आया, पहले नहीं। उसने गहरी सांस ली। वह इस बार सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वह संदेश छोड़ना चाहता था। फॉरेंसिक टीम काम में लग चुकी थी, लेकिन आशा की निगाहें अब भी उन कटों पर थीं। अचानक उसका दिमाग अतीत की ओर भागा, पिछले जीवन की यादें, वही कपकपी, वही बेचैनी। लेकिन एक फर्क था, पिछली बार तीसरी हत्या इतनी क्रूर नहीं थी। उसने धीरे से कहा, ये पैटर्न बदल रहा है। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। मतलब? आशा खड़ी हुई, हाथों से दस्ताने उतारते हुए। मतलब, वह हमें बता रहा है कि अब वह नियंत्रण में है, और हम उसकी कहानी के किरदार हैं। पोस्टमार्टम रूम की रोशनी हमेशा बेरहम होती है। वहां न भावनाएं टिकती हैं, न भ्रम। सिर्फ सच बचता है, नंगा, ठंडा और चुप। आशा शव के सामने खड़ी थी। घड़ी की टिक टिक उसे परेशान कर रही थी, जैसे हर सेकंड कातिल की हंसी हो। उसने एक एक घाव का निरीक्षण किया। कट्स की गहराई, दिशा, अंतराल, सब कुछ एक निश्चित क्रम में था। ये देखो, उसने सहायक से कहा, हर घाव के बीच समय का अंतर है। उसने जल्दबाजी नहीं की। ऋत्विक दीवार से टिका सब देख रहा था। तो वह क्या साबित करना चाहता है? आशा ने आंखें बंद की। धैर्य। फिर उसने आंखें खोली, सीधी ऋत्विक की ओर देखते हुए। और यह कि वह हमसे एक कदम आगे है। रिपोर्ट पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बाहर आसमान लाल हो रहा था, जैसे दिन भी खून से रंगा हो। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। मीरा लैपटॉप पर तस्वीरें बदल रही थी। हर स्लाइड के साथ कमरे की हवा और भारी हो जाती। तीनों हत्याओं में कुछ समान है, मीरा ने कहा, लेकिन तीसरी में अतिरिक्त तत्व हैं। ऋत्विक ने पूछा, जैसे? मीरा ने स्क्रीन पर जूम किया। ये निशान, ये सिर्फ चोट नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया चिन्ह है। आशा की सांस रुक गई। वह चिन्ह उसने पहले भी देखा था। उसके होंठ हिले, आवाज मुश्किल से निकली। ये चेतावनी है।
ऋत्विक ने कुर्सी आगे खींची। किसके लिए? आशा ने उसकी ओर देखा। हमारे लिए। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आशा के दिमाग में एक ही वाक्य घूम रहा था। अब वह हमें डराना चाहता है। रात को जब वह अकेली बैठी थी, कॉफी ठंडी हो चुकी थी, फाइलें खुली थी, पर उसकी आंखें कागज पर नहीं थी। वह उस शव को याद कर रही थी। उसकी स्थिति, उसकी पीड़ा। उसने खुद से सवाल किया, क्या पिछली बार भी उसने इतना समय लिया था? नहीं। तो फिर बदलाव क्यों? उसके मोबाइल की स्क्रीन जली। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। खाली, कोई शब्द नहीं। लेकिन आशा समझ गई, ये भी एक संदेश था। उसने फोन बंद किया, कुर्सी से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा घिर चुका था। नीचे सड़क पर एक गाड़ी धीरे से गुजरी। क्या वह वही है, या सिर्फ डर? उस पल उसे एहसास हुआ, अब ये केस सिर्फ पेशेवर नहीं रहा, ये व्यक्तिगत हो चुका है। और कहीं न कहीं कातिल ये जानता था। आशा ने खुद से पूछा, क्या तीसरी हत्या सिर्फ शुरुआत है? क्या अगला शिकार कोई और होगा, या वह खुद? और सबसे डरावना सवाल, अगर कातिल कहानी बदल रहा है, तो क्या अंत भी बदलेगा? चैप्टर 32। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। फॉरेंसिक लैब की खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां थकी हुई लग रही थी, जैसे हर रोशनी किसी अनकहे डर को ढो रही हो। कमरे के अंदर सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। उसकी पीली रोशनी कागजों के ढेर पर पड़ रही थी, जिनके बीच आशा बैठी थी, सीधी, स्थिर, लेकिन भीतर से अस्थिर। कॉफी का कप ठंडा हो चुका था। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी घूंट कब लिया था। उसके सामने फैली फाइलें सिर्फ केस डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, वे उसकी दो जिंदगियों का पुल बन चुकी थी। वर्तमान की स्याही और अतीत की यादें, दोनों एक दूसरे में घुलती जा रही थी। आशा ने तीसरी हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा खोली। हर शब्द, हर मेडिकल टर्म उसे कंठस्थ था, फिर भी उसकी उंगलियां कागजों पर ऐसे चल रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, कुछ हिस्सा जो लिखा नहीं था। यहाँ गलती है, वह बुदबुदाई। नहीं, गलती नहीं थी। रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। गलती उसकी स्मृति में थी। उसने आंखें बंद की, और फिर वही थी। पिछला जीवन, एक और शहर, एक और पहचान, लेकिन वही ठंडी फोरेंसिक टेबल, वही बदबू, वही सन्नाटा। तीसरी हत्या, उसे साफ याद था। उस समय कातिल ने जल्दी की थी। घाव कम थे, मौत सीधी थी। लेकिन इस बार उसने समय लिया था। इस बार उसने दर्द चुना था। आशा की सांस तेज हो गई। उसने आंखें खोल दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। ऐसा नहीं था, उसने खुद से कहा। यह ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसने कुर्सी पीछे खिसकाए और खड़ी हो गई। कमरे में टहलते हुए उसके कदम अनजाने में दीवार पर लगे बोर्ड के सामने रुक गए, जहां केस का पूरा टाइमलाइन चिपका हुआ था। पहली हत्या मेल खाती थी। दूसरी हत्या लगभग वैसी ही। तीसरी हत्या नहीं। यहीं से कहानी फिसल गई थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर यह वही सीरियल किलर है, वही पैटर्न, वही मानसिकता, तो फिर बदलाव क्यों? या क्या ये वही कातिल नहीं है? यह विचार उसके भीतर सिहरन बनकर उतरा। उसने पिछली जिंदगी की यादों को जबरन कुरेदा। उस समय भी उसने सोचा था कि वह सब जानती है, कि उसे अंत पता है। लेकिन तब भी उसने बहुत कुछ खोया था। क्या इस बार भी वही होने वाला है? आशा ने फाइल बंद की और अपनी पुरानी नोटबुक निकाली, वह नोटबुक जिसमें उसने पिछले जीवन की घटनाएं इस जन्म में जागने के बाद लिखी थी। वह डायरी किसी कबूलनामे जैसी थी, जिसे वह किसी को नहीं दिखा सकती थी। उसने पन्ने पलटे, तारीखें, नाम, मौतें। उसकी उंगली तीसरी हत्या की एंट्री पर रुक गई। तीसरी हत्या में गलती होगी, उसने तब लिखा था। यहाँ से कहानी बदलेगी। उसने कांपते हाथों से पन्ना बंद कर दिया। मैंने खुद इसे लिखा था, वह फुसफुसाई। तो मैं हैरान क्यों हूँ? क्योंकि बदलाव अब अनुमान नहीं था। वह सामने खड़ा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक जल उठी। आशा चौंक गई। दिल ने एक पल के लिए धड़कना रोक दिया। ऋत्विक का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाए। हाँ, अब भी ऑफिस में हो? उसकी आवाज में चिंता छुपी नहीं थी। हाँ, आशा ने कहा। नींद नहीं आ रही। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी थी। फिर ऋत्विक बोला, तीसरी हत्या तुम्हें परेशान कर रही है? ये सवाल नहीं था, ये बयान था। आशा ने गहरी सांस ली। वह पैटर्न से बाहर है, ऋत्विक। मतलब, उसने धीरे से कहा, या तो कातिल बदल गया है,
या उसने नियम बदल दिए हैं? और अगर नियम बदल गए हैं, ऋत्विक की आवाज सख्त हो गई, तो अगला कदम भी अप्रत्याशित होगा। आशा खिड़की की ओर देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है, उसने कहा, जैसे कोई जानता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। आशा, नहीं, उसने बीच में ही कहा, ये सिर्फ डर नहीं है, यह एहसास है। कॉल कटने के बाद भी वह देर तक फोन हाथ में पकड़े खड़ी रही। क्या वह सच में कहानी बदल रही थी, या कहानी उसे बदल रही थी? रात और गहरी हो गई। आशा वापस कुर्सी पर बैठी। उसने लैपटॉप खोला और पुराने डिजिटल केस फोल्डर खंगालने लगी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। उसे याद आया, पिछली जिंदगी में उसने एक छोटी सी चूक की थी। उसने एक सुराग को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह किताब में नहीं था। और वही चूक सबसे बड़ी कीमत बन गई थी। उसने अचानक स्क्रीन बंद कर दी। इस बार नहीं, उसने खुद से कहा। इस बार मैं कहानी के भरोसे नहीं रहूंगी। लेकिन फिर एक और डर ने सिर उठाया। अगर कहानी बदल रही है, तो क्या अंत भी बदल सकता है? क्या वह अंत बेहतर होगा, या और ज्यादा भयानक? उसके जहन में तीसरी लाश का चेहरा घूम गया। वह दर्द, वह असहायपन। क्या अगला नंबर किसी और का होगा, या उसका? आशा ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उसे अपने पिछले जीवन का ज्ञान बोझ लगने लगा था। जो उसे ताकत देना चाहिए था, वही अब डर बन रहा था। क्योंकि अगर भविष्य तय नहीं है, तो हर कदम एक जोखिम है। और इस खेल में कातिल भी सीख रहा है। वह अनुकूलन कर रहा है। और शायद वह भी जानता है कि कहानी बदल रही है। आशा ने धीरे से खुद से सवाल किया, क्या वह कातिल को रोक पाएगी, अगर उसे खुद नहीं पता कि अगला अध्याय क्या है? क्या पिछली जिंदगी का ज्ञान उसे बचाएगा, या फंसाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कहानी सच में बदल रही है, तो क्या इस बार अंत में आशा जिंदा रहेगी? चैप्टर 33। सुबह की रोशनी फॉरेंसिक लैब की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी ठंडापन था। आशा को ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकलने के बावजूद रात खत्म नहीं हुई है। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, पर उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। वह अपने आप को संभालना जानती थी, कम से कम बाहर से। लैब में हलचल थी। स्टाफ अपने अपने काम में लगा हुआ था। मशीनों की हल्की आवाजें, दस्तावेजों की सरसराहट, और बीच बीच में निर्देशों की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन आशा के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। वह तीसरी हत्या की रिपोर्ट हाथ में लिए सीधे अपने मेंटर के केबिन की ओर बढ़ी। डॉक्टर शैलेश वर्मा, फॉरेंसिक साइंस का बड़ा नाम, अनुशासन, सटीकता और नैतिकता का प्रतीक। वही इंसान जिसने आशा को सिखाया था कि लाश झूठ नहीं बोलती, लेकिन इंसान बोलते हैं। आशा ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर से आवाज आई। कमरे में दाखिल होते ही आशा ने महसूस किया कि आज कुछ अलग है। डॉक्टर वर्मा अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनकी मेज पर फाइलें करीने से सजी थी, लेकिन उनकी आंखें, वे आंखें आशा को असहज कर रही थी। वे बहुत ज्यादा सतर्क लग रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। आशा ने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। सर, तीसरी हत्या की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टर वर्मा ने फाइल ली, चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। कमरे में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज थी। आशा खड़ी रही। उसे आदत थी इंतजार करने की, लेकिन आज उसका धैर्य बार बार टूट रहा था। कुछ मिनट बाद डॉक्टर वर्मा ने अचानक पूछा, तुमने मौत का समय इतना सटीक कैसे निकाला? सवाल सामान्य था, लेकिन लहजे में कुछ था, जैसे जांच। आशा ने संयम से जवाब दिया, शरीर के तापमान, रिगर मोर्टिस और गैस्ट्रिक कंटेंट के आधार पर, सर। डॉक्टर वर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें रिपोर्ट से हटकर सीधे आशा पर टिक गईं। लेकिन यहाँ, उन्होंने उंगली एक लाइन पर रखी, तुमने लिखा है कि कातिल ने जानबूझकर घाव छोड़े। यह एक मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष है, मेडिकल नहीं। आशा को हल्का सा झटका लगा। सर, घावों की प्रकृति और क्रम यही दर्शाते हैं। वे मौत के लिए जरूरी नहीं थे। डॉक्टर वर्मा की भौहें तन गईं। क्या तुम कातिल के दिमाग में झांक रही हो, आशा? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आशा ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ सवाल नहीं है, ये परीक्षा है। नहीं, सर, उसने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ शरीर पर लिखी कहानी पढ़ रही हूँ। डॉक्टर वर्मा ने कुर्सी से पीठ टिकाई।
उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो गई हो, उन्होंने कहा। या शायद बहुत ज्यादा जानती हो। ये वाक्य एक तीर की तरह लगा। आशा के भीतर कुछ हिला, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। ज्ञान मेरा काम है, सर, उसने कहा। डॉक्टर वर्मा हल्के से मुस्कराए, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। और अगर ज्ञान बोझ बन जाए तो? आशा चुप रही। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डॉक्टर वर्मा ने फिर से रिपोर्ट देखनी शुरू की, लेकिन अब उनकी नजरें शब्दों पर नहीं थीं। वे कुछ और सोच रहे थे। एक बात बताओ, उन्होंने अचानक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह केस पहले भी कहीं हुआ है? आशा का दिल जोर से धड़का। आप क्या कहना चाहते हैं, सर? उसने सावधानी से पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा, बस यूं ही। कई बार इतिहास खुद को दोहराता है। आशा के दिमाग में तुरंत पिछली जिंदगी की तस्वीरें उभर आईं। वही सवाल, वही पैटर्न, वही भ्रम। क्या ये सिर्फ संयोग था? या डॉक्टर वर्मा कुछ जानते थे? वह बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसने किसी अंधेरे कमरे से कदम बाहर रखा हो, लेकिन वह अंधेरा उसके साथ ही चल पड़ा। लैब के कॉरिडोर में चलते हुए उसे हर नजर संदिग्ध लगने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, पर जब वह मुड़ी तो कोई नहीं था। उसने मीरा को देखा, जो कंप्यूटर स्क्रीन में डूबी हुई थी। आशा उसके पास गई। मीरा, उसने धीमे से कहा, डॉक्टर वर्मा आज अजीब लग रहे थे। मीरा ने चौंक कर उसे देखा। अजीब कैसे? बहुत ज्यादा सवाल, आशा ने कहा, और कुछ निजी। मीरा ने कुछ पल सोचा। तुम जानती हो, इस केस ने सबको नर्वस कर दिया है। हाँ, आशा ने कहा, लेकिन कुछ लोग नर्वस नहीं, चौंकने लग रहे हैं। उस दिन के बाकी घंटे आशा के लिए भारी रहे। हर बार जब वह किसी रिपोर्ट पर काम करती, उसे लगता जैसे कोई उसके कंधे के ऊपर से झांक रहा हो। और हर बार उसका दिमाग उसी सवाल पर लौट आता, डॉक्टर वर्मा। शाम को जब वह लैब से निकली, तो उसे एहसास हुआ कि उसका भरोसा हिल चुका है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, वही अब शक की सूची में आ गया था। रात को अपने अपार्टमेंट में बैठी आशा ने पिछली जिंदगी की यादों को फिर से कुरेदा। वहां भी एक मेंटर था, आदर्श, सम्मानित और अंत में सच का हिस्सा। क्या ये कहानी फिर से वही मोड़ ले रही है, या वह सिर्फ अपने डर को हर चेहरे में देख रही है? उसने खुद से सवाल किया, क्या डॉक्टर वर्मा सच में कुछ छुपा रहे हैं, या ये केस आशा को हर रिश्ते पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है? और अगर मेंटर ही भरोसे के लायक न रहे, तो इस खेल में आशा किस पर भरोसा करेगी? चैप्टर 34। रात का समय था, लेकिन फॉरेंसिक विभाग की डिजिटल आर्काइव यूनिट में रोशनी अभी भी जल रही थी। बाहर शहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी, पर अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते डेटा के बीच एक अलग ही बेचैनी थी। मीरा की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह चौकन्ना। आशा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। इस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। यहाँ, यही था, मीरा ने अचानक कहा, स्क्रीन पर एक फोल्डर खोलते हुए। 2012 का केस। बिल्कुल वही पैटर्न। आशा झुककर स्क्रीन देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही केस था, जिसे वह अपने पिछले जीवन से पहचानती थी। वही तरीके, वही निशान, वही सन कर देने वाली सटीकता। ओपन करो, आशा ने कहा। मीरा ने क्लिक किया। स्क्रीन पर एक पल के लिए लोडिंग घूमी, और फिर फाइल नॉट फाउंड। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाते हुए फिर से टाइप किया। फिर वही संदेश। आशा के सीने में अजीब सी ठंड उतर गई। रिफ्रेश करो, उसने कहा। मीरा ने सिस्टम लॉग्स खोले। उसकी उंगलियां अब और तेज चल रही थीं। ये फाइल डिलीट नहीं हुई है, उसने कहा, ये मूव की गई है। कहाँ? आशा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ रहा था। मीरा ने कुछ सेकंड चुप रहकर स्क्रीन को घूरा। किसी ने इसे मैनुअली हटाया है। सिस्टम एक्सेस से कमरे में सन्नाटा छा गया। यह कोई बाहरी हैकर नहीं था। यह कोई संयोग नहीं था। ये किसी अंदर वाले का काम था। मीरा ने एक्सेस लॉग्स खोले। इस फाइल को सिर्फ 4 लोगों को एक्सेस था, उसने कहा। आशा की सांस रुक सी गई। नाम। मीरा ने एक एक कर नाम पढ़ने शुरू किए। हर नाम के साथ आशा का दिल थोड़ा थोड़ा बैठता गया। कुछ नाम अपेक्षित थे, सीनियर अफसर, आर्काइव हेड।
फिर आखिरी नाम। मीरा की आवाज हल्की सी लड़खड़ा गई। डॉक्टर शैलेश वर्मा। आशा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। मीरा ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। लॉग्स झूठ नहीं बोलते, आशा। आशा कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हर छोटी बड़ी बात घूमने लगी। डॉक्टर वर्मा के सवाल, उनकी निगाहें, उनकी बेचैनी, क्या ये वही है या फिर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? ये फाइल कब हटाई गई? आशा ने पूछा। मीरा ने टाइम स्टैम्प देखा। 3 हफ्ते पहले। आशा की आंखें फैल गईं। पहली हत्या से ठीक पहले। इसका मतलब साफ था, कातिल की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। और यह भी देखो, मीरा ने कहा, फाइल डिलीट नहीं हुई। इसे किसी पर्सनल ड्राइव में ट्रांसफर किया गया है। क्या हम ट्रैक कर सकते हैं? आशा ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन जिसने भी किया है, वह बहुत साफ खेल रहा है। आशा को अचानक अपने चारों ओर दीवारें सिमटती महसूस हुई। ये केस अब सिर्फ एक सीरियल किलर का नहीं रहा था। यह एक साजिश थी, गहरी, सोची समझी और बेहद निजी। वह उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हर कोना उसे देख रहा हो। अगर यह फाइल सामने आ जाती, आशा ने धीमे से कहा, तो हम पहले ही इस पैटर्न को पहचान लेते। और शायद तीसरी हत्या नहीं होती। मीरा ने पूरा किया। यह विचार दोनों के बीच बिना शब्दों के तैरता रहा। आशा के मन में एक और डर उभरने लगा। अगर कोई इतनी आसानी से रिकॉर्ड बदल सकता है, तो वह और क्या बदल सकता है? उसने अचानक पूछा, क्या किसी ने मेरी फाइल भी एक्सेस की है? मीरा ने तुरंत सर्च किया। कुछ सेकंड बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हाँ, उसने कहा, 2 बार। आशा की सांस तेज हो गई। किसने? मीरा ने नाम नहीं पढ़ा। वह बस स्क्रीन की ओर देखती रही। आशा को जवाब समझ आ गया। उस रात आशा देर तक सो नहीं पाई। उसकी आंखें बंद होते ही उसे फाइलें, लॉग्स और डॉक्टर वर्मा का चेहरा दिखता रहा। उसे याद आया, कैसे उन्होंने हमेशा कहा था, सबूत सबसे ऊपर होता है। तो फिर सबूत छुपाया क्यों गया? क्या वह किसी को बचा रहे थे? या खुद को? या फिर, क्या ये सब आशा को गुमराह करने के लिए रचा गया जाल था? सुबह होते होते आशा का भरोसा और भी कमजोर हो चुका था। अब हर रिश्ता, हर मुस्कान, हर मदद उसे शक के आईने में दिख रही थी। ये केस सिर्फ हत्याओं की कहानी नहीं था। ये सत्ता, ज्ञान और नियंत्रण की लड़ाई बन चुका था। और इस खेल में आशा अब सिर्फ दर्शक नहीं थी, वह निशाने पर थी। लेकिन सवाल अब भी हवा में लटके थे। गायब फाइल आखिर गई कहाँ? डॉक्टर वर्मा का इसमें सच में क्या रोल है? क्या आशा सही दिशा में शक कर रही है, या कोई बहुत पास का इंसान उसे अंधेरे में धकेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आया, तो क्या आशा उसे झेल पाएगी? चैप्टर 35। रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। आशा जब अपनी कार से उतरी, तो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की कतारें उसे किसी अधूरी कहानी की तरह लगी। सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन भीतर कुछ गलत। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसकी रीढ़ में जो सिहरन दौड़ी, वह मौसम की वजह से नहीं थी। उसने मोबाइल देखा। रात के 11 बज चुके थे। पूरा दिन अस्पताल, केस फाइलें और दिमाग में घूमते सवाल, सबने उसे थका दिया था। वह बस अपने अपार्टमेंट में जाकर दरवाजा बंद करना चाहती थी, दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर। लिफ्ट की धीमी आवाज के साथ उसका प्रतिबिंब शीशे में उभरा, थकी आंखें, सख्त चेहरा, लेकिन भीतर कहीं डर की महीन परत। उसकी मंजिल आई। दरवाजा खुला। कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। और तभी वह ठिठक गई। उसके अपार्टमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला था, बस उतना, जितना किसी को दिखाने के लिए काफी हो कि वह अंदर आ चुका है। आशा की सांस रुक गई। उसका पहला ख्याल चोरी का नहीं था। उसका पहला ख्याल था, वह यहाँ था। उसने धीरे से अपना बैग नीचे रखा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा, अगर किसी ने भीतर कान लगाया होगा तो सुन लिया होगा। उसने जेब से चाबी निकाली। हाथ कांप रहा था। दरवाजे को उसने बहुत धीरे से धकेला। चर्रर्र, वह आवाज उसे गोली जैसी लगी। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे में भी कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जानी पहचानी, फिर भी कसबड़ी ही हुई, जैसे किसी और की मौजूदगी अभी अभी खत्म हुई हो।
उसने लाइट जलाई और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। कमरा अस्त व्यस्त था। सोफे के कुशन नीचे गिरे थे। टेबल पर रखी फाइलें खुली थीं। कपबोर्ड के दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। टीवी वही था, लैपटॉप वही था, जेवरों का बॉक्स भी वैसा ही बंद पड़ा था। यह कोई चोरी नहीं थी। यह एक संदेश था। आशा धीरे धीरे अंदर बढ़ी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी त्वचा पर अनदेखी निगाहों का बोझ था। वह बेडरूम में पहुंची। बिस्तर की चादर उल्टी हुई थी। अलमारी खुली थी। और तभी उसकी नजर उस जगह पर गई, ड्रॉअर, जहां वह अपनी पुरानी डायरी रखती थी। ड्रॉअर खुला था। डायरी गायब थी। आशा की सांस एक झटके में बाहर निकल गई। नहीं, उसके होठों से आवाज फिसली। वह डायरी सिर्फ कागजों का बंडल नहीं थी। वह उसके पिछले जीवन की यादों की कब्र थी। उसके डर, उसके शक, उसके रहस्य, सब कुछ। उसने कमरे में हर जगह देखा। बाथरूम, किचन, बालकनी। डायरी कहीं नहीं थी। उसकी टांगें कमजोर पड़ गईं। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। अब कोई शक नहीं बचा था। कातिल को पता था वह कौन है, वह क्या जानती है, और उसे सबसे ज्यादा क्या तोड़ सकता है। उसकी नजर अचानक बेडसाइड टेबल पर गई। वहां एक कागज रखा था, साफ सुथरा, जैसे सोच समझकर रखा गया हो। आशा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। उसका सिर घूम गया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये चुनौती थी। वह उठा, घूमता रहा, चीजें छूता रहा और गया। इतना करीब कि वह उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। उस पल आशा को पहली बार एहसास हुआ, ये केस अब दिमाग का खेल नहीं रहा, ये निजी हो चुका था। उसने तुरंत ऋत्विक को कॉल किया। फोन बस एक रिंग में उठा। मैं आ रहा हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा। जब तक वह आया, आशा सोफे पर बैठी रही। लाइट्स जली हुई थीं, दरवाजा खुला था। वह अंधेरे से डर रही थी पहली बार। ऋत्विक जब अंदर आया, तो उसकी नजर ने एक सेकंड में सब कुछ देख लिया। किसी ने छुआ है, उसने कहा। आशा ने सिर हिलाया। डायरी ले गया। ऋत्विक का जबड़ा सख्त हो गया। उसने पूरे घर को चेक किया, खिड़कियां, बालकनी, लॉक। वह बहुत कॉन्फिडेंट है, ऋत्विक ने कहा। डर नहीं है उसे, क्योंकि वह जानता है कि मैं क्या जानती हूँ, आशा ने धीमे से कहा। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। और अब वह तुम्हें चुप कराना चाहता है। आशा की आंखों में पहली बार नमी थी। यह खेल को और आगे ले जाना। उस रात आशा सो नहीं पाई। हर छोटी आवाज उसे चौंका देती। हर परछाई उसे किसी चेहरे में बदल देती। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसे लग रहा था कि वह उसे समझता है, जैसे वह उसके दिमाग में झांक चुका हो। और यह एहसास किसी भी खतरे से ज्यादा खतरनाक था। सुबह होने तक एक बात साफ थी, ये घुसपैठ आखिरी नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन सवाल अब भी थे। डायरी में ऐसा क्या था जो कातिल चाहता था? क्या वह आशा के पिछले जीवन की सच्चाई जान गया है? क्या ये हमला सिर्फ डराने के लिए था, या किसी बड़े वार से पहले की चेतावनी? और सबसे अहम सवाल, अगर वह इतना करीब आ सकता है, तो अगली बार क्या वह दरवाजा खोलने का इंतजार भी करेगा? चैप्टर 36। रात गहराती जा रही थी। शहर की रोशनियां खिड़की के शीशों पर थरथराती परछाइयां बना रही थीं, लेकिन आशा की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोफे पर बैठी थी, दोनों हाथों को कसकर आपस में जोड़े हुए, जैसे अगर ढीला छोड़ा तो डर बाहर निकल आएगा। घर अब भी वही था, वही दीवारें, वही फर्नीचर, वही खामोशी, लेकिन उसके लिए ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही थी। ऋत्विक खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ सीधी थी, कंधे सख्त, निगाहें बाहर अंधेरे में गड़ी हुई। वह हर आवाज को सुन रहा था, हर गुजरती गाड़ी, हर दूर की सीटी, हर हवा की सरसराहट। उसके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं थी। न आज, उसने बिना मुड़े कहा। दरवाजा मैंने अंदर से लॉक कर दिया है। बालकनी भी। आशा ने हल्के से सिर हिलाया। उसे यकीन था अगर वह आदमी इस कमरे में भी होता, तो ऋत्विक उसे महसूस कर लेता। कुछ पल दोनों चुप रहे। उस खामोशी में बहुत कुछ था, डर, भरोसा, थकान, और एक ऐसा भाव जिसे अभी नाम नहीं दिया जा सकता था। तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए, ऋत्विक ने कहा। आशा के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। नींद आज शायद नहीं आएगी। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में वह सख्ती नहीं थी जो वह अक्सर ओढ़े रहता था।
वहाँ चिंता थी, सच्ची, अनकही। मैं यही हूँ, उसने कहा, कुछ नहीं होगा। ये शब्द साधारण थे, लेकिन आशा के भीतर कहीं कुछ ढीला पड़ गया। वह उठी और बेडरूम की ओर बढ़ी। कमरे में लाइट जलाते ही उसे वही खाली जगह फिर से दिखी, जहाँ उसकी डायरी हुआ करती थी। उसका दिल एक पल को फिर से सिकुड़ गया। ऋत्विक दरवाजे पर रुक गया। अगर तुम्हें ठीक लगे, तो मैं बाहर ही रहूंगा। आशा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने धीमे से कहा, आज बाहर मत रहो। ये कहना आसान नहीं था। उसके लिए मदद मांगना हमेशा सबसे कठिन रहा था। लेकिन आज वह मजबूत बनने का नाटक नहीं कर सकती थी। ऋत्विक ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। वह कमरे की कुर्सी पर बैठ गया, बिस्तर से थोड़ी दूरी पर, लेकिन इतना पास की जरूरत पड़े तो एक कदम में पहुंच सके। आशा बिस्तर पर लेटी, लेकिन आंखें बंद नहीं हुई। हर मिनट उसे लग रहा था कि कोई फिर से दरवाजा खोलेगा, कि वही सांसें फिर से कमरे में फैल जाएंगी। उसका दिमाग बार बार उसी वाक्य पर लौट जाता। मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, ऋत्विक। उसकी आवाज कांपी। हाँ। वह तुरंत खड़ा हो गया। अगर वह फिर आया, ऋत्विक ने बीच में ही कहा, तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। उसका लहजा शांत था, लगभग ठंडा, लेकिन उसी ठंडेपन में सबसे मजबूत भरोसा छुपा था। रात के 2 बजे, शहर लगभग सो चुका था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। आशा को झपकी आने लगी थी, लेकिन हर बार वह चौंक कर उठ जाती। ऋत्विक वही था, कभी खिड़की देखता, कभी दरवाजा, कभी उसका चेहरा। वह बैठा बैठा ही पूरी रात काटने को तैयार था। एक बार आशा ने आंख खोली और उसे यूं देखते पाया। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, ऋत्विक ने नजरें हटा ली। बस देख रहा था कि तुम ठीक हो। उस पल आशा को एहसास हुआ, ये सुरक्षा सिर्फ एक अफसर की नहीं थी। ये किसी ऐसे इंसान की थी, जो चुपचाप जिम्मेदारी ले चुका था। सुबह से पहले का समय सबसे लंबा होता है। 4 बजे के आसपास बाहर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। आशा आखिरकार गहरी नींद में चली गई थी। ऋत्विक ने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से उसके ऊपर रख दी। डर था कि कहीं ठंड न लग जाए। वह पास खड़ा उसे देखता रहा, उस चेहरे को, जो इतनी सारी मौतों के बीच भी सच को ढूंढता था। उस औरत को, जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी थी। उसे एहसास हुआ, ये केस अब सिर्फ पेशेवर नहीं रहा। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आई। आशा की आंख खुली। सबसे पहला एहसास, वह अकेली नहीं है। उसने करवट बदली। ऋत्विक कुर्सी पर ही ऊँघ रहा था, गर्दन थोड़ी टेढ़ी, आंखें बंद। पूरी रात जागने के निशान उसके चेहरे पर साफ थे। आशा कुछ पल उसे देखती रही। उसने धीरे से कहा, तुमने पूरी रात नहीं सोया? ऋत्विक ने आंखें खोली। आदत है। आशा बैठ गई। उसके गले में कुछ अटका हुआ था। धन्यवाद, उसने कहा। ये सिर्फ एक शब्द था, लेकिन उसमें पूरी रात का डर, राहत और भरोसा छुपा था। ऋत्विक खड़ा हुआ। अब से अकेली नहीं हो। आशा ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे यकीन हुआ। शायद वह सच कह रहा है, लेकिन उसी यकीन के साथ कुछ सवाल भी जन्म ले रहे थे। क्या ऋत्विक की मौजूदगी आशा को बचा पाएगी, या उसे और बड़ा निशाना बना देगी? क्या कातिल इस सुरक्षा से पीछे हटेगा, या और करीब आएगा? और क्या ये भरोसा, जो इस एक रात में जन्मा है, आने वाले तूफान को झेल पाएगा? या फिर यही भरोसा सबसे बड़ा खतरा साबित होगा? चैप्टर 37। सुबह की हवा में अब भी रात की नमी बाकी थी। आशा ने कार की खिड़की थोड़ी नीचे की और गहरी सांस ली। पिछली रात उसके भीतर कहीं जम गई थी, डर, अविश्वास और एक अजीब सा खालीपन। ऋत्विक ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और काम कर रहा था। पूरी रात जागने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा सतर्कता थी। आरव पीछे की सीट पर बैठा लगातार अपने टैबलेट पर कुछ देख रहा था। उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं। मिला, आरव ने अचानक कहा। ऋत्विक ने तुरंत ब्रेक हल्का किया। क्या? सीसीटीवी फुटेज, कल रात वाली गली के बाहर का। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन मूवमेंट पैटर्न अजीब है, जैसे कोई जानबूझकर कैमरों से बच रहा हो। आशा का शरीर अनजाने में सख्त हो गया। लोकेशन, पुराना कपड़ा मार्केट, आरव ने कहा। सुबह इस वक्त वहां भीड़ कम होती है। ऋत्विक ने बिना समय गंवाए यू टर्न लिया। शहर जाग चुका था, लेकिन वह इलाका अब भी सुस्त था। सनकरी गलियां, जर्जर इमारतें, दुकानों के आधे खुले शटर, और हवा में बसी सीलन।
कार जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, आशा की नजर सामने पड़ी एक परछाई पर अटक गई। वो, उसने कहा, लगभग फुसफुसाकर। एक आदमी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। काला हुड, झुके कंधे, और चाल में जल्दबाजी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी चाल दौड़ में बदल गई। भाग रहा है, आरव चिल्लाया। ऋत्विक ने कार रोकी भी नहीं। आशा, सीट बेल्ट। कार एक झटके के साथ रुकी। तीनों बाहर कूदे। आदमी गलियों में घुस चुका था। बाएं, आशा ने कहा। वे उसके पीछे दौड़े। तंग गलियां, कचरे के ढेर, पानी से भरी गड्ढेदार सड़कें। आशा की सांस तेज हो रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर आज यह आदमी हाथ से निकल गया, तो अगली बार हमला और करीब से होगा। आदमी ने अचानक एक लोहे का गेट धक्का देकर खोला और अंदर घुस गया। ये पुरानी फैक्ट्री का परिसर था, अधूरा, उजड़ा हुआ। ऋत्विक ने हाथ उठाकर इशारा किया। आरव, पीछे से। अंदर अंधेरा था। खिड़कियों के टूटे शीशों से धूप की पतली धारें जमीन पर लकीरें बना रही थी। हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तेज धमाका। गोली। आशा ने चीखते हुए खुद को जमीन पर गिरा लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में शोर होने लगा। कवर लो, ऋत्विक चिल्लाया। आदमी अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, वहां क्रोध था। जैसे वह पकड़ा नहीं जाना चाहता, बल्कि लड़ना चाहता हो। दूसरी गोली दीवार से टकराई। ऋत्विक ने पिस्तौल निकाली। हथियार फेंक दो। जवाब में तीसरी गोली चली। आरव पीछे से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी संदिग्ध ने लोहे की सीढ़ियों की ओर छलांग लगा दी। वह ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। वो छत की ओर जा रहा है, आशा ने कहा। सीढ़ियां जर्जर थीं। हर कदम पर डर था कि कहीं टूट न जाएं। ऊपर पहुंचते ही हवा का तेज झोंका लगा। छत पर पहुंचते ही आदमी ने बिना देखे पीछे की ओर कुछ फेंका। एक छोटा सा डिवाइस। पीछे हटो, ऋत्विक चिल्लाया। डिवाइस जमीन से टकराया और एक तेज रोशनी फूटी। फ्लैश। आशा की आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। कानों में सीटी गूंज रही थी। जब दृष्टि लौटी, आदमी छत के किनारे से कूद चुका था, नीचे वाली गली की तरफ। ऋत्विक दौड़कर किनारे पहुंचा। नीचे सिर्फ धूल और भागती हुई परछाई थी। शिट, उसने दांत भींचे। सायरन की आवाज दूर से आने लगी थी। बैकअप पहुंच रहा था। आशा ने जमीन पर कुछ चमकता देखा। रुको, उसने कहा। वहां एक पेन ड्राइव पड़ी थी, खून से सनी हुई। शायद भागते वक्त आदमी के हाथ से गिर गई थी। ऋत्विक ने दस्ताने पहने और उसे उठाया। यही छोड़ गया, आरव ने कहा, हाँफते हुए, जानबूझकर। आशा की नजर उस पेन ड्राइव पर जमी थी। वो चाहता था कि हम इसे पाएं। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। या वो चाहता है कि तुम इसे देखो। सायरन नजदीक आ गए। आशा के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। ये चीज सिर्फ भागने पकड़ने का खेल नहीं था। यह एक संदेश था, खुली चुनौती। उसने आसमान की तरफ देखा। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। अगर यह सिर्फ शुरुआत है, तो अंत कितना खतरनाक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आदमी सिर्फ एक मोहरा है, या असली शिकारी अब भी पर्दे के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है? क्या वह पेन ड्राइव सच बताएगी, या और बड़ा जाल बुन देगी? और अगर अगली बार गोलियां चलेंगी, तो क्या सब सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर किसी की सांसें इसी दौड़ में थम जाएंगी? चैप्टर 38। रात का सन्नाटा फॉरेंसिक लैब की दीवारों से टकराकर और गाढ़ा हो गया था। लैब में सिर्फ एक ही रोशनी जल रही थी, मीरा के सिस्टम की स्क्रीन। नीली रोशनी में उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर दिख रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, जैसे हर की स्ट्रोक के साथ वह किसी बंद दरवाजे को जोर से धक्का दे रही हो। आशा पास खड़ी थी, हाथ सीने पर बंधे हुए, नजर स्क्रीन पर टिकी हुई। उसके भीतर कुछ बेचैन सा हिल रहा था, जैसे वह जानती हो कि जो खुलने वाला है, वह सिर्फ एक फाइल नहीं होगी। ऋत्विक थोड़ा पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बार बार आशा के चेहरे पर जाती, उसकी सांसों की गति, आंखों की हल्की घबराहट, होठों का कसना। पुलिस की वर्दी में खड़ा होने के बावजूद, इस वक्त वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं था। वह चौकन्ना था, और डरा हुआ भी। आरव दीवार से टिककर खड़ा था, हाथों में कॉफी का कप, जो कप का ठंडा हो चुका था। मीरा ने गहरी सांस ली। ये साधारण एन्क्रिप्शन नहीं है, उसने कहा, बिना पीछे देखे।
3 लेयर हैं, और जो भी इसे बनाया है वह सिर्फ टेक्निकल नहीं है, वह सोचता है। आशा के होठों से आवाज मुश्किल से निकली। कितना वक्त लगेगा? मीरा ने स्क्रीन की ओर देखा। खुल गया तो शायद हम सबको नींद नहीं आएगी। एक आखिरी कमांड। स्क्रीन पर कोड की पंक्तियां बदली और फिर एक फोल्डर खुल गया। नाम था प्रोजेक्ट ए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। ऋत्विक सीधा हुआ। ए क्या? मीरा ने माउस घुमाया। फोल्डर के अंदर कई फाइल्स हैं, डेट वाइज। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। खोलो। पहली फाइल खुली। एक तारीख। पहली हत्या की। दूसरी फाइल। दूसरी हत्या की। तीसरी फाइल। तीसरी हत्या की। हर फाइल में पोस्टमार्टम से पहले की तस्वीरें, लोकेशन मैप्स और नोट्स। डिटेल्स इतनी सटीक थी कि आशा की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये रिपोर्ट्स पुलिस के पास भी पूरी नहीं थी। यह असंभव है, आरव ने बुदबुदाया। ये तो जैसे हत्या से पहले लिखी गई हो। मीरा ने अगली फाइल खोली। स्क्रीन पर एक नई तारीख चमकी, भविष्य की। आशा ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। ऋत्विक ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या लिखा है? मीरा की आवाज पहली बार कांपी। यह अगली हत्या की संभावित तारीख है। संभावित? ऋत्विक ने पूछा। मीरा ने निगलते हुए कहा। या तय। एक और फाइल। नाम टारगेट। मीरा ने क्लिक किया। स्क्रीन पर एक प्रोफाइल खुली। फोटो आशा। कमरे की हवा जैसे जम गई। आशा को लगा किसी ने उसके भीतर से सारी आवाजें खींच ली हों। वह स्क्रीन को देख रही थी, लेकिन आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। न उसके होंठ हिले। यह मजाक है। ऋत्विक एक झटके में आगे बढ़ा। क्या लिखा है? मीरा ने पढ़ना शुरू किया, हर शब्द जैसे गले में अटक रहा हो। नाम आशा वर्मा। पेशा फॉरेंसिक डॉक्टर। भूमिका पर्यवेक्षक से प्रतिभागी। प्रतिभागी। आरव ने कहा, मतलब क्या? मीरा ने आगे स्क्रॉल किया। कारण बहुत करीब आ चुकी है। स्थिति जागरूक। परिणाम अनिवार्य। आशा की सांस तेज हो गई। अनिवार्य किसका? मीरा ने कुछ नहीं कहा। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमक रही थी। हर खेल का एक मोड़ होता है, जहां शिकारी खुद शिकार बनता है। ऋत्विक ने लैपटॉप बंद कर दिया। बस, उसने सख्ती से कहा, इतना काफी है। लेकिन नुकसान हो चुका था। आशा की आंखों में अब डर नहीं था, वहां एक अजीब सी ठंडक थी। वह मुझे जानता है, उसने धीमे से कहा। मेरी सोच, मेरा काम, मेरा अतीत। ऋत्विक ने उसका कंधा थाम लिया। वह तुम्हें छू नहीं सकता। आशा ने उसकी ओर देखा। लेकिन वह खेल रहा है, ऋत्विक। और यह खेल सिर्फ हत्याओं का नहीं है। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। एक और चीज है। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। और क्या बचा है? मीरा ने फाइल फिर से खोली। इस फोल्डर में एक लॉग है। हर बार जब कोई हत्या हुई, उससे कुछ घंटे पहले ये फाइल एक्सेस हुई। किसने? आरव ने पूछा। मीरा ने नाम बताया। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। वह नाम आशा के लिए नया नहीं था। उसके दिमाग में चैप्टर 33 की यादें कौंध गईं, तीखी नजरें, जरूरत से ज्यादा सवाल, और एक मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। आशा ने धीरे से कहा, तो शक गलत नहीं था। ऋत्विक की आंखों में अंधेरा उतर आया। यह अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इनकार भी नहीं, आशा ने कहा। मीरा ने लैपटॉप बंद किया। एक बात साफ है, ये केस अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। सायरन की आवाज बाहर कहीं गूंज रही थी। रात गहरी हो रही थी। आशा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पहली बार लगा शहर उसे देख रहा है। हर अंधेरी गली, हर बंद खिड़की, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। ऋत्विक उसके पास आकर खड़ा हुआ। तुम अब अकेली कहीं नहीं जाओगी। आशा ने उसकी ओर देखा। और अगर वह चाहता ही यही है। ऋत्विक चुप रहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगर अगली फाइल सच निकली, अगर अगली तारीख भी सही हुई, तो क्या आशा सिर्फ लक्ष्य है, या कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा? और सबसे डरावना सवाल, क्या कातिल आशा को मारना चाहता है, या उसे खुद जैसा बनाना? अध्याय 39। पहली जानलेवा हमला। रात बहुत शांत थी, हद से ज्यादा शांत। शहर की सड़कें खाली थी, जैसे सब कुछ जानबूझकर पीछे हट गया हो। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गीली सड़क पर बिखर रही थी और आशा की कार उस रोशनी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन आशा को समय का अंदाजा नहीं था। उसका दिमाग अब भी उसी स्क्रीन पर अटका हुआ था, उस नाम पर,
उस एक शब्द पर। टारगेट। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उंगलियां ठंडी थी, हथेलियों में पसीना। वह खुद से कह रही थी कि डरना बेकार है, कि वह एक डॉक्टर है। उसने मौत को इतने करीब से देखा है कि अब उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन यह मौत अलग थी। यह अनजान नहीं थी, यह उसे जानती थी। रेयर व्यू मिरर में अचानक हेडलाइट्स की तेज रोशनी चमकी। आशा की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात, उसने बुदबुदाया। कार शायद संयोग से पीछे आए हो, उसने खुद को यही समझाया। शहर की सीमाओं पर ऐसा हो ही जाता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी वह कार वहीं थी। न आगे निकलने की कोशिश, न दूरी बढ़ाने की। आशा का दिल जरा तेज धड़कने लगा। उसने गति थोड़ी बढ़ाई, पीछे की कार ने भी बढ़ा ली। अब आशा को एहसास हुआ कि यह संयोग नहीं है। उसने बाईं ओर मुड़ने का इशारा दिया। अचानक सामने एक सुनसान सर्विस रोड थी। आमतौर पर वह रास्ता नहीं लेती थी। जैसे ही उसकी कार मुड़ी, पीछे वाली कार भी बिना हिचक उसी रास्ते पर आ गई। अब उसके सीने में अजीब सी ठंड उतरने लगी। नहीं, वह खुद से बोली, शांत रहो आशा। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। ऋत्विक का नाम स्क्रीन पर चमका, लेकिन कॉल लगाने से पहले ही पीछे वाली कार ने अचानक तेजी से दूरी कम कर ली। हेडलाइट्स की रोशनी अब सीधे उसकी आंखों में चुभ रही थी। आशा ने ब्रेक दबाया, जोर से। पीछे वाली कार भी रुकी, बस कुछ इंच की दूरी पर। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर पीछे से जोरदार टक्कर। आशा का सिर आगे झटका खा गया। सीट बेल्ट ने उसे रोका, लेकिन दर्द उसकी गर्दन तक फैल गया। कार का शीशा कांप उठा। आह! उसकी चीख गले में ही अटक गई। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पीछे वाली कार ने फिर से रिवर्स लिया, और इस बार पूरी ताकत से आगे बढ़ी। ये हादसा नहीं था, ये हमला था। आशा ने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार फिसल गई। सड़क गीली थी, टायरों की चीख रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। कार एक और घूमी और सड़क के किनारे लगे लोहे के बैरियर से टकरा गई। धमाके की आवाज, कांच टूटने की खनक। कुछ पल के लिए सब कुछ काला हो गया। आशा को लगा जैसे उसका शरीर कहीं दूर छूट गया हो। कानों में सिर्फ एक तेज सीटी सी आवाज थी। आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन रोशनी चुभ रही थी। और तभी उसने देखा, वह कार, वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हेडलाइट्स अब उसकी कार पर सीधी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार देख रहा हो। आशा की सांस अटक गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जाम था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर कोशिश की। दरवाजा थोड़ा सा खुला। उस पल उसे कुछ याद आया। मीरा की आवाज, ऋत्विक की सख्त चेतावनी, और वह वाक्य, अब तुम अकेली नहीं हो। पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। एक साया बाहर आया। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल बहुत आत्मविश्वासी थी। न हड़बड़ी, न डर, जैसे ये सब पहले से तय हो। आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। यही वह तारीख है, यही वह फाइल है। उसने आखिरी ताकत जुटाकर खुद को सीट से बाहर खींचा। और तभी सायरन, तेज कर्कश पुलिस सायरन। अचानक रोशनी की एक और लहर, नीली और लाल बत्तियां अंधेरे को काटती हुई आईं। वह साया एक पल के लिए रुका, फिर तेजी से मुड़ा, और अगली ही सेकंड वह कार पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। आशा जमीन पर बैठ गई। उसके पैरों में अब ताकत नहीं थी। वह कांप रही थी पूरी तरह। एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। आशा, ऋत्विक की आवाज। वह दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बिना कुछ सोचे आशा को थाम लिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज भारी थी। आशा कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना आवाज के। ऋत्विक ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वह फिर कहीं खो जाएगी। मैं यहाँ हूँ, उसने कहा, धीमे लेकिन मजबूती से। सब ठीक है। लेकिन आशा जानती थी, सब ठीक नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत थी। जब एम्बुलेंस की आवाज आए और लोग इकट्ठा होने लगे, तब भी आशा का ध्यान उस अंधेरे रास्ते पर ही अटका था जहां वह कार गायब हुई थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज वह बच गई, तो क्या अगली बार भी बच पाएगी? क्या कातिल उसे डराना चाहता था, या ये साबित करना चाहता था कि वह जब चाहे, उसे छू सकता है? और सबसे अहम सवाल, अगर ऋत्विक कुछ सेकंड लेट हो जाता, तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती?
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या ये हमला उसी संदिग्ध का था, या कोई और खेल में उतर चुका है? क्या कातिल अब जल्दबाजी कर रहा है, या यह उसकी नई रणनीति है? और क्या आशा सच में सिर्फ एक टारगेट है, या इस कहानी की सबसे जरूरी कड़ी? अध्याय 40। ऋत्विक का सहारा। आशा की उंगलियां अब भी कांप रही थीं। एम्बुलेंस की सफेद रोशनी, पुलिस की नीली लाल बत्तियां और सड़क पर जमा भीड़, सब कुछ किसी धुंधली तस्वीर की तरह उसके सामने था। आवाजें आ रही थीं, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। जैसे दिमाग ने खुद को बचाने के लिए दुनिया की आवाज कम कर दी हो। उसके चारों ओर बस एक चीज साफ थी, ऋत्विक। वह उसके सामने खड़ा नहीं था, न ही दूर। वह उसके बिल्कुल पास था, इतना पास कि उसकी सांसों की गर्मी आशा की ठंडी त्वचा को छू रही थी। उसका हाथ आशा की पीठ पर था, मजबूत, स्थिर, जैसे कह रहा हो कि गिरने की इजाजत नहीं है। गहरी सांस लो, ऋत्विक ने धीरे से कहा। आशा ने कोशिश की, लेकिन सांस उसके फेफड़ों में अटक गई। उसने सिर हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो, नहीं हो पा रहा। ऋत्विक ने बिना कुछ पूछे, बिना किसी औपचारिकता के, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह पल आशा के लिए अजीब था। उसने इतने सालों में खुद को कभी किसी पर यूं नहीं छोड़ा था। वह हमेशा मजबूत रही थी, या कम से कम मजबूत दिखती रही थी। लेकिन उस रात, उस अंधेरी सड़क पर, टूटे कांच और मुड़ी हुई कार के बीच, वह थक चुकी थी। और ऋत्विक की बाहों में, उसे पहली बार लगा कि उसे मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। उसकी सांसें ऋत्विक की छाती से टकरा रही थी, तेज, अनियमित। ऋत्विक ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, एक लय में, जैसे किसी बच्चे को शांत किया जाता है। सब खत्म हो गया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यह वादा था कि जब तक मैं हूं, खत्म ही रहेगा। आशा की आंखों से आंसू निकल आए, बिना किसी चेतावनी के। वह रो नहीं रही थी, वह बस ढीली पड़ रही थी। डर, जो इतने दिनों से सीने में जमा था, अब रास्ता पा रहा था। मैंने सोचा, उसकी आवाज टूट गई, मैंने सोचा आज। वाक्य पूरा नहीं हुआ। ऋत्विक ने उसे और कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, आज नहीं। और आगे भी नहीं। उसके शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, कोई फिल्मी वादा नहीं। बस एक सच्चाई थी, जो उसने अपने भीतर तय कर ली थी। एम्बुलेंस के डॉक्टर पास आए, सवाल पूछे, टॉर्च से आंखों की जांच की। ऋत्विक हर सवाल का जवाब दे रहा था, जैसे आशा की आवाज उधार ले ली हो। आशा बस उसे देख रही थी, कैसे वह हर छोटी बात पर ध्यान दे रहा था, कैसे उसकी भौहें सिकुड़ जाती थी जब कोई ज्यादा नजदीक आता। जैसे वह सिर्फ एक केस नहीं थी, जैसे वह सिर्फ एक गवाह नहीं थी। एम्बुलेंस में बैठते समय, आशा का हाथ अनायास ऋत्विक की उंगलियों से टकराया। वह हटाने ही वाली थी कि ऋत्विक ने उसका हाथ थाम लिया, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि वह महसूस कर सके कि वह अकेली नहीं है। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए। सायरन फिर से गूंज उठा। आशा ने आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में उसे फिर वही हेडलाइट्स दिखी, वही साया, वही आत्मविश्वास भरी चाल। उसके शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। आशा, ऋत्विक ने तुरंत महसूस किया, देखो मेरी तरफ। उसने आंखें खोलीं। ऋत्विक उसे देख रहा था, सीधे, बिना झिझक। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, शक नहीं था, सिर्फ चिंता थी, और कुछ ऐसा, जिसे आशा नाम नहीं दे पा रही थी। तुम सुरक्षित हो, उसने कहा, अभी, इसी पल। आशा ने धीरे से सिर हिलाया। अस्पताल पहुंचने पर औपचारिकताएं शुरू हुईं। स्कैन, रिपोर्ट्स, बयान। हर जगह कैमरे नहीं थे, लेकिन दबाव था। यह अब सिर्फ हमला नहीं था, यह एक संदेश था। जब सब कुछ निपट गया और रात लगभग खत्म होने को आई, तब ऋत्विक आशा को एक शांत कमरे में ले आया। बाहर हल्की सी सुबह की रोशनी फैल रही थी। आशा खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसने एक घूंट भी नहीं लिया था। डर लग रहा है? ऋत्विक ने पूछा। आशा ने कुछ देर जवाब नहीं दिया। पहली बार, उसने कहा, मौत को पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं, अपने बहुत पास महसूस किया। ऋत्विक चुप रहा। और सबसे डरावनी बात पता है क्या? आशा ने आगे कहा, कि वह मुझे मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। ऋत्विक की नजर तेज हो गई। वह खेल रहा है, आशा बोली, और अब ये खेल मेरे इर्द गिर्द है। ऋत्विक ने उसके सामने कुर्सी खींची और बैठ गया। तो हम खेल बदलेंगे, उसने कहा। आशा ने उसकी ओर देखा। कैसे? ऋत्विक की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अधिक विश्वास था। इस बार,
तुम सिर्फ टारगेट नहीं रहोगी, तुम चारा बनोगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आशा को पता था यह फैसला कितना खतरनाक है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमे से कहा, तुम डरते नहीं हो? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। डरता हूँ, उसने स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें खोने के ख्याल से ज्यादा डरता हूँ। ये शब्द हवा में नहीं गिरे, वे आशा के भीतर कहीं गहरे उतर गए। सुबह की पहली धूप खिड़की से अंदर आए और दोनों के चेहरों पर पड़ी। उस रोशनी में आशा को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ हिस्सा जो अगर स्वीकार कर लिया गया तो दोनों की जिंदगी बदल देगा। आशा ने धीरे से कहा, ऋत्विक। वह रुकी। कभी कभी अधूरे शब्द पूरे वाक्यों से ज्यादा कह जाते हैं। ऋत्विक खड़ा हुआ और उसके सामने आकर बस इतना बोला, जब तक कि सब खत्म नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल। आशा ने पहली बार उस वाक्य पर भरोसा किया, बिना शर्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब सवाल उठते हैं, क्या कातिल ने जानबूझकर आशा को जिंदा छोड़ा? क्या ये हमला उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? और सबसे अहम, क्या ऋत्विक का ये साथ सिर्फ एक केस तक सीमित रहेगा, या ये रिश्ता अब उस सीमा को पार कर चुका है? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।